गालिब नौजवानी का शायर नहीं है। गालिब जवानी से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने का, मैच्योरिटी का नाम है। नौजवानी में इकबाल है, मगर जैसे ही तुम प्रौढ़ होते हो अब तुम्हें गालिब समझ में आने लगता है। तब तुम समझते हो कि गालिब कहना क्या चाह रहा है। नौजवानी में गालिब मजाक होगा, चचा गालिब हो जाएगा खाली उल जुलूल बातें करने के लिए। लेकिन जब तुम थोड़े से प्रौढ़ होते हो, पीनस में गुजरते हैं जो कूचे से वो मेरे, कांधा भी कहारों को बदलने नहीं देते। ये प्रौढ़ावस्था में समझ में आएगा, नौजवानी में नहीं समझ में आएगा। कि पालकी में जब वो गुजरते हैं तो इस कदर मुझसे खफा हैं या इस कदर गरूर में हैं कि कांधा भी कहारों को बदलने नहीं देते। यानी मुझे इतना भी अवसर नहीं देते कि कांधा अगर बदलेंगे कहार तो 2 मिनट 1 मिनट मुझे देखने का मौका मिल जाएगा। तो कहते यहां इस गली में कांधा नहीं बदलने का, तुम्हें आगे बढ़ करके बदलो। इस बेरुखी के बारे में इसलिए इकबाल जहां सपनों की दुनिया में जीते हैं, इकबाल जहां गैरत और खुददारी की बात करते हैं, इकबाल जहां संस्कार और संस्कृति से तुम्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, गालिब वहीं पे तर्क करना शुरू करते हैं। गालिब की पूरी शायरी लॉजिक की शायरी है, तर्क की शायरी है। और तर्क ठीक ठीक तब समझ में आता है जब तुम नौजवानी से आगे बढ़ जाते हो। उसके पहले तर्क समझ में नहीं आते। उसके पहले तो तुम्हारे अपने ही ख्याल होते हैं, अपने सपने होते हैं, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसलिए एक टीनेजर कहता है आई एम व्हाट आई एम, उसकी भाषा बड़ी साफ होती है। लेकिन एक जवान प्रौढ़ होते व्यक्ति को पता लगता है नहीं, आई एम व्हाट आई एम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। हम आई एम से बढ़ करके कहीं वी की तरफ आ गए हैं। तो गालिब की दुनिया में ये वी खड़ा हो जाता है। वहां हम की बात है। हर बार गालिब टूटा हुआ नहीं है, लेकिन उसका पड़ोसी टूटा हुआ है। गालिब उस पड़ोसी के बारे में भी सोच रहा है। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। ये है गालिब। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? ये प्रौढ़ावस्था के सवाल हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? नमरूद एक बादशाह जिसने अपने खुदा घोषित कर रखा था। गालिब उसके सवाल करता है क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पढ़ रखा है मैंने इतिहास में कि कोई इब्ने मरियम, कोई ईसा मसीह हुआ था जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जो मुर्दों की छाती पे हाथ रखता था और वो जी उठते थे। गालिब सवाल उठाता है होगा कोई इब्ने मरियम? अभी कहां है वो? यहां इतने जो मुर्दे पड़े हैं, जो दिल्ली बर्बाद हो रही है, गदर, कहर, वबा सब दिल्ली में है। हैजा में मरे जा रहे हैं, गांव की गांव साफ हो रहे हैं, अंग्रेज खत्म कर रहे हैं, आपसी लड़ाई दंगे फसाद एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसे में गालिब कहता कहां गया इब्ने मरियम? और यहां देखो हिम्मत उसकी। अंग्रेजों ने यह दावा किया दिल्ली वालों से, हिंदुस्तान वालों से कि हम तुम्हारी सुरक्षा, हम तुम्हारी सहूलियत, हम तुम्हारी सुविधाओं, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आए हैं। इसलिए गालिब इस वक्त सिर्फ ईसा मसीह से बात नहीं कर रहा है, वो किंग से, क्वीन से भी बात कर रहा है, वो अंग्रेजों से भी बात कर रहा है। इसलिए गालिब ने जो छोटी छोटी सिमिली और मेटाफर लगाए हैं उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गालिब ने अल्लाह खुदा को नहीं याद किया, उसने कहा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये जो अंग्रेज दावा कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को सुधारने, मैं तो फटे जा रहा हूं, ये पूरी दिल्ली बर्बाद हुए जा रहे, रहेंगे दिल्ली में मगर खाएंगे क्या? तो कहां गया वो इब्ने मरियम? कौन है ये जो जीसस की सलीब लेके घूम रहे हैं कि हम इस दुनिया को प्रेम और दया फैलाने आए? कितना बड़ा थप्पड़ है। एक दो लफ्ज और इतना बड़ा थप्पड़ समय के गाल पे रखा हुआ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब प्रौढ़ावस्था में समझ में आएगा। हर बात जो गालिब की है वो प्रौढ़ होने के बाद समझ। उसके पहले गालिब मजा मसाला है, या तो समझ में आ नहीं रहा है और या तो बस तुम्हारी मजा मस्ती। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नौजवान व्यक्ति के लिए ये बातें बड़ी सेंसुअस सी कोई एक बात हो सकती। प्रौढ़ व्यक्ति समझता है
कि जब मैं अपनी जिंदगी में प्रगति कर रहा हूं तब भी मिसिंग क्या होता चला जा रहा है, कौन सी चीजें जो छूटती जा रही है। गांव में था तो शहर में आया, शहर में बंबई में मुझे बहुत लोग मिले जो अपने गांव को अपने शहर को मिस कर रहे हैं। मैंने पूछा जाते क्यों नहीं लौट के? नहीं जाते हैं, कमाएंगे। कमा भी रहे हैं और गंवा भी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जिंदगी गंवा रहे हैं। अब उनको समझ में आएगा, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैच्योर होने पर आपको गालिब समझ में आता है, इसलिए गालिब मैच्योर लोगों का शायर है। और चूंकि मैच्योर लोग ही दुनिया को सेट करते हैं, जवान से प्रौढ़ावस्था के बीच में, ऐਵੇਂ कह लो कि 30 साल से लेकर 60 साल के दरमियान के जो लोग होंगे वही दुनिया में कल्ट बनाते हैं। इसलिए गालिब एक कल्ट बन जाता है क्योंकि उनका प्रिय शायर है। मेहरबा हो कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। या अभी आप जिस जमीन में शेर कह रहे थे, उस गजल से हैफ, उस 4 गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, हैफ यानी धिक्कार है, हैफ उस 4 गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबा होना। यह बात तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक टीनेजर में तुम्हारा गरेबा 4 बार फट ना चुका हो। ऐसे कैसे समझोगे? गालिब कहता है उस कपड़े की किस्मत पे रोता हूं जो आशिक का गरेबा बन जाता है। कोई सड़क पे पकड़ के मारा जाएगा, उसका गरेबा चाक किया जाएगा। लेकिन इसमें दर्द कितना है कि एक दिल वाले इंसान के पास जब ये जिस्म पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है। यहां कपड़ा जिस्म है, गीता में भगवान कहते हैं शरीर वस्त्र है, गालिब वहां से वस्त्र लेकर के आता है। हैफ उस 4 गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसके अंदर इश्क पैदा हो गया है, जो आशिक हो गया है, जो कोमल दिल का है, जो संवेदनशील है, उसके लिए जिस्म धिक्कार है, क्योंकि वो तो हर बार नोचा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, पीसा जाएगा, कूटा जाएगा, खत्म किया जाएगा। प्रौढ़ावस्था में गालिब समझ में आता है। हाँ, कागजी है पैरहन, नक्श फरियादी है किसकी शौकीए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। जरा देखिए, एक पुरानी कहानी, कहां से कितना पढ़ा लिखा है, ईरान की कहानी को लेकर के आता है कि ईरान में बादशाह के सामने जब पेश किया जाता था एक मुजरिम, तो फिर उसके शरीर पे कागज का कपड़ा पहना दिया जाता था ताकि फैसला उस पे लिख दिया जाए। गालिब एक सवाल खड़ा करता है और इस सवाल में एक तंज है, एक व्यंग है। वो ईश्वर के सामने एक व्यंग करता है, समय के सामने एक व्यंग करता है, कुदरत के सामने एक व्यंग करता है। नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का। कौन है, किसके लिए समाज, इस दुनिया के सारे लोग कागज के कपड़े पहन के खड़े हैं? वो कौन है कातिबे तकदीर जो इसके ऊपर हुक्म पे हुक्म, फैसले पे फैसले लगाए चला, और किस गुनाह के लिए? कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, कावे कावे धीमे धीमे, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। उस दौर में मैं जी रहा हूं जहां पे सुबह से शाम करना यूं लगता है से फरहाद को दूध की नदी निकालनी पड़ रही है, पत्थर से, पहाड़ से दूध की नदी। कितना मुश्किल है जीना। देखिए, तो गालिब को समझने के लिए प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करना पड़ता है। गालिब मैच्योरिटी का शायर है, और अगर आप गालिब को समझने लगे तो आप मैच्योर होने लगे। गालिब के एक भी गजल, क्योंकि गालिब बहुत अच्छे एडिटर हैं, संपादक हैं, वैसा संपादन किसी ने साहित्य में किया नहीं है। गालिब के बच्चे मरे और मरे और मरे और मरे, कोई 15-16 महीने से ज्यादा जिया नहीं। बच्चे मरते गए, लड़के मरे, लड़कियां मरी, सब मरते चले गए। तो गालिब के बच्चों के मरने का गम भी जाता रहा। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई।
तो एक कवि के लिए, एक साहित्यकार के लिए, एक शायर के लिए उसकी रचना ही उसका बच्चा होता है। क्योंकि गालिब की जिंदगी में इतने बच्चे वक्त ने छीन लिए थे, इसलिए गालिब को 2 मिनट नहीं लगता था अपने किसी भी शेर पे कलम चला देने में से कि काटो और फेंक दो इसे, ये मेरे मयार को नहीं आता है, ये मुझे सूट नहीं करता। ये संपादन की शक्ति, गालिब की एडिटिंग गालिब को गालिब बनाती है, ये उसकी मैच्योरिटी है। वरना अगर वो भी अपना पूरा जखीरा छोड़ गए होते तो शायद पूरे मिर्जा गालिब ना हो पाते, लेकिन जरा सा मिर्जा गालिब है। हाँ हाँ, उनको इस तरह से सब कुछ ऐसे समेटा है, इतनी खूबसूरती से सजाए। और गालिब इस बात को जानते हैं, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। न मालूम कितने इनकलाब लिखे हों कागज पर, लेकिन दरोगा के डर से दफन कर दिया हो, फेंक दिया हो। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। न मालूम कितने इश्किए हों, पर उमराव के डर से दफन कर दिया हो। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। न मालूम कितनी काफिराना बात की हो, पर मौलाना के डर से दफन कर दिया हो। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। गालिब को समझने के लिए आपका मैच्योर होना बहुत जरूरी है। और मैच्योरिटी में, तर्क की दुनिया में, बौद्धिक दुनिया में, इंटेलेक्चुअल दुनिया में गालिब से बड़ा शायर नहीं मिलता, क्योंकि वो शायर भी है, एडिटर भी है, वो दोनों एक साथ है। उसको मालूम है कि इस दुनिया को कितना सुनाना है, इससे ज्यादा नहीं। गिरनी थी हम पे बर्क के तजल्ली न तूर पर, देते हैं बाद अजरफे कदा खार देखकर। वो तूर पे तुमने क्या बिजली गिराई है, क्या तुमने मूसा के सामने पहाड़ जला दिया। तुम्हें इतना शौक है अपना जलवा दिखाने का, अल्लाह तो मेरे सीने पे गिर के दिखाओ। पत्थर कैसे, अल्लाह के नूर को पत्थर कैसे बर्दाश्त कर सकता है, उसे तो एक टूटा हुआ दिल बर्दाश्त करेगा। जिसे इकबाल कहते हैं ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकश्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। यहां गालिब कहते हैं गिरनी थी हम पे बर्क के तजल्ली न तूर पे, देते हैं बाद अजरफ कदह खार देखकर। शराबी की औकात देखकर शराब परोसी जाती है। गालिब यहां पर अपनी शायरी के साथ भी ये कर रहे हैं। देते हैं बाद अजरफ कदह खार देखकर, औकात देख ली थी कि इतनी ही औकात है पीने लायक, इतनी ही पिलाओ। बड़ा गालिब की दुनिया में शराब बहुत खूबसूरत है। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, पियाला गर नहीं देता न दे, शराब तो दे। ये तर्क, ये अंदाज, ये आपको नहीं मिलता है। गालिब मांगने में बड़े माहिर थे। गालिब एक रईस भिख मांगे हैं। गालिब की खूबसूरती को याद करिएगा, एक रईस भिख मांगे हैं। गालिब कभी उतने गरीब ना हुए जितने गरीबी का उन्होंने रोना रोया है। मतलब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखिए, वो एक ही कसीदा कई लोगों के नाम से कई लोगों को पोस्ट कर देते थे। कसीदे लिखने में उनको सर दर्द होता था, और हर किसी को खत में लिखते थे, भाई कुछ ये भिजवा दो, भाई कुछ वो भिजवा। उनके 3-4 नौकर हमेशा बने रहे। आखिरी दिनों तक वो 3-4 किलो मटन रोज खा लिया करते थे। आम के तो इस कदर शौकीन थे कि अगर रमाशंकर जी से रिश्ता होता तो ITM यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हो जाते। कहते भले ही तुम मुझे गेट पे रिसीव करने आओ ना आओ, आम की टोकरी भिजवा देना मेरे पास, मैं तुम्हारे यहां जॉब कर लूंगा। सारे बदन में फोड़े हो गए लेकिन आम खाना न छूटा उनका। मरे भी फोड़ों से ही, मगर आम का शौक न छूटा। गालिब को स्वाद, उनको लज्जत पसंद है, और वो लज्जत इस कदर पसंद है, वो शीरीनी, वो शराब भी कहते हैं अपने खत में कि स्कॉटलैंड की शराब पीता हूं, ऐसी मीठी है जैसे किवाम मुंह में जा रहा हो। और तब गालिब की जबान इतनी मीठी होती, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। यह गालिब की खूबसूरती है। तो जब गालिब की गली से आप गुजरते हैं तो जबान सीखती हैं। गालिब की गली से आप गुजरती हैं
तो तर्क सीखती हैं और सीखती हैं कि कितना कहा जाए, कितना ना कहा जाए। गालिब कुछ भी नहीं कह सकते। गालिब को हमेशा पता है कि कितना कहना चाहिए। देखना तकरीर की लज्जत कि उसने जो कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। ये मिर्जा गालिब की खूबसूरती है। इसलिए मिर्जा गालिब हम सबको इस कदर आशिक बना लेते हैं। और गालिब अपने खतों में कहते हैं कि मैं ताजिंदगी माशूक रहा। जरा सोचो, मरने के बाद भी वो आज तक माशूक ही है, उससे इश्क किया जाता है, वो किसी का आशिक ना हुआ। और माशूक होने की पहली शर्त होती है कि तुम किसी के आशिक ना बनना। अगर तुम आशिक बन गए तो तुम माशूक ना रह सकोगे। इसलिए गालिब की दुनिया में इश्क तो होता है मगर दूसरे करते हैं। गालिब के इश्क में एक अजीब सा पेंच है, उसकी लड़ाइयां अजीब हैं। गालिब जब इश्क करेंगे तो एक सामान्य बनारसी भाषा में वो रिरिया के इश्क नहीं कर सकते हैं। उनके इश्क में ठसक रहेगी। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ए जज्बे दिल उस पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। ये है गालिब। मैं बुलाता हूं पर जाके नहीं कह दूंगा कि आ जाओ, उस पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। ये है गालिब। तो गालिब की जबान की, उसकी भाषा की, उसकी साहित्य की सुंदरता इसमें है कि वो तर्कों से अपनी बात रखता है।